बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। इस ऐप में आप बिहार की तमाम तरह वो खबरें देख सकेंगे जो आपके काम से जुड़ी हुई होगी। जी हाँ, तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिए और अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से इस ऐप में खबर को पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं, वो भी टॉप की खबरें। तो आप अभी केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए फिर बात करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। तो शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आकर के जल्द देंगे बड़ी सौगात। विजय सिन्हा ने बताया ये 4 एक्सप्रेस वे बनेंगे 6 लेन। बिहार में स्कूल टाइम पर टसमस नहीं होगी नीतीश सरकार। शिक्षा मंत्री बोले सीएम के आदेश का पालन होगा। बिहार में पकड़ा गया नकली दारोगा 9 महीने से असली पुलिस के साथ चौराहों पर दे रहा था लूट की ड्यूटी। 30 शहरों के ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने का नियम बदला, अब मुखिया नहीं पास करेंगे नक्शा। सीएम नीतीश ने मनेर शरीफ सूफी संत के मजार पर की चादर पोसी, अमन चैन की मांगी दुआ। जमीन की जमाबंदी को करना होगा आधार से लिंक, डिप्टी सीएम ने दिया ताजा अपडेट। के पाठक पर कार्रवाई की मांग, पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षकों को अपशब्द बोलना बेहद शर्मनाक। ओबीसी की पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष को बस एक हाँ का है इंतजार। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, एक्स पर जमकर सुनाई खरी खोटी। 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे प्रशांत किशोर। सांसद और विधायक बनाने का है मास्टर प्लान, नए युवाओं को किया जा रहा है चयनित। ललन सिंह ने पटना हाईकोर्ट में दायर कराया मानहानि का मामला, छवि धूमिल करने का लगाया आरोप। बारिश बिगाड़ेगी बिहार का मौसम, इस तारीख तक ठंड करेगी परेशान। सरकार दे रही है पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 50% का अनुदान, यहां जाने कब करना है आवेदन। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बिहार आकर के जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल, बक्सर में गंगा नदी पर पुल सहित कई सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन करके प्रदेशवासियों को डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों की सौगात देंगे। विजय सिन्हा ने बताया है कि बिहार की सीमा से गुजरने वाली 4 एक्सप्रेस वे को 6 लेन में बदलने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। इसमें 519 किलोमीटर लंबी गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, 650 किलोमीटर लंबी रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे बक्सर तक विस्तारित और फिर पटना होते हुए भागलपुर तक जाने वाली 345 किलोमीटर लंबी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और 215 किलोमीटर लंबी पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे शामिल है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च महीने में लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए बिहार आने वाले हैं। उनका संभावित दौरा मार्च के पहले सप्ताह में चंपारण में हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री के बिहार आगमन को लेकर के अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा की ओर से पीएम की बिहार दौरे को लेकर की तैयारियां की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ जाकर के सूफी संत हजरत मखदूम शाह कलामुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के उर्स के मौके पर बड़ी दरगाह स्थित उनकी मजार पर चादर पोशी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ स्थित सूफी संत हजरत सुल्तान मखदूमुद्दीन सैयदुल्लाह शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के 755वें उर्स मुबारक के मौके पर बड़ी ईदगाह स्थित उनकी मजार पर चादर पोशी की और बिहार में सद्भाव, समृद्धि और फिर अमन चैन और खुशहाली कायम रखने की दुआ मांगी। दोस्तों जमीन की जमाबंदी को अब आधार से लिंक कराना होगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि जमीन की जमाबंदी को आधार लिंक करने के कार्य को गति दिए जाने को लेकर के सरकार नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगी। इस साल के अंत तक सभी जमाबंदी को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी खबर सामने ये आई है कि तेजस्वी की यात्रा में आए हुए लोगों से पर्स की चोरी हो रही है। जहां अब तक तेजस्वी यादव ने जिन जिन भी क्षेत्र में जाकर के सभाएं की हैं, उन सभी सभाओं में हजारों लोगों के पर्स चोरी हो गए हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। अगर आप भी तेजस्वी यादव के सभा में जाते हैं तो आप संभल कर रहिए या फिर अपना पर्स घर पर रख करके ही जाएं। अगर आप पर्स को साथ में ले जाते हैं तो ऐसी जगह पर रखें कि उसको चुरा पाना मुश्किल हो, क्योंकि तेजस्वी यादव के सभा में इस तरीके का मामला आए दिन देखने को मिल रहा है। जब से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, तब से जहां जहां भी सभा किए हैं, सभी सभा में इस तरीके का मामला देखने को मिल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तेजस्वी यादव की जनसभा में अगर आप भी जाते हैं तो आप होशियार हो जाइए, नहीं तो आपके भी पर्स चोर उड़ा ले सकते हैं। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर तंज कसते हुए कहा कि यूथ क्लब के तहत बिहार के 1 लाख ऐसे बच्चों को चुनना है जिनके माता पिता बड़े घर के नहीं हैं, जिनके माता पिता विधायक, मुखिया, सरपंच नहीं हैं। ऐसे बच्चों को जिन्हें राजनीति में काम करने की क्षमता है, वे राजनीतिक सामाजिक पहचान बनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को चुना जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। जब यूथ क्लब के तहत पहले चुने हुए बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वे 5 साल 10 साल उस दिशा में काम करेंगे, तब निश्चित तौर पर बदलाव दिखेगा। आज आम का पौधा लगाए हैं, जब वो पेड़ बनेगा तभी उसमें फल लगेगा। यूथ क्लब के तहत चुने गए युवा आगे चल करके मुखिया, वार्ड सदस्य बनेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज के माध्यम से आम परिवारों के 1 लाख युवाओं को राजनीति में लेकर के आएंगे। जनसुराज अभियान के तहत सूत्रधार प्रशांत किशोर ने यूथ क्लब की परिकल्पना के बारे में बताया और कहा कि यूथ क्लब इसलिए बनाया गया है कि अगले 5 साल 10 साल में बिहार की राजनीति पर 1250 परिवार ने कब्जा किया हुआ है। इसके लिए नए युवाओं को पहले तो चिन्हित किया जाए, फिर उन्हें प्रशिक्षण देकर के मुखिया, सरपंच और फिर विधायक बनाया जाए। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में चल रही है। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा के अगले पड़ाव में इंडिया गठबंधन के कई नेता जुड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जल्द ही उनकी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ये खबर तब आई है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। जयराम रमेश के मुताबिक आगरा में 25 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव की उपस्थिति देखने को मिल सकती है। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ उन्नाव में थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि कांग्रेस के घर रायबरेली में ही राहुल गांधी को छिटपुट जगहों पर विरोध का भी सामना करना पड़ा, जब कुछ जगहों पर राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश के मुताबिक राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अगले पड़ाव में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की सक्रियता उपस्थिति देखने को मिलेगी। 25 फरवरी को आगरा में अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं, तो फिर वहीं 3 मार्च को पटना में होने वाली रैली में राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। जब वहीं आरजेडी के युवा नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तेजस्वी इन दिनों पूरे बिहार में जनविश्वास यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान बिहार में रोहतास में तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ शामिल हुए थे। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा पास होना है। यह सक्षमता परीक्षा के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस परीक्षा को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका तमाम शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। जब पिछले दिनों पटना में हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षकों ने एक आवाज में सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया। जब कई शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन किया है। जब ऐसे शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों ने अपील की है कि वे परीक्षा देने के लिए नहीं जाएं और सक्षमता परीक्षा का विरोध करें। लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों में से 1 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है। जहां शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा की तैयारी की जा रही है। जहां नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग की ओर से प्रवेश पत्र जारी किया गया है। यह सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन होगी। 26 फरवरी से 13 मार्च तक इस परीक्षा का आयोजन होगा। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से 13 फरवरी तक आवेदन करने वाले नियोजित शिक्षकों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, चिकन और अंडे की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए पोल्ट्री फार्म का बिजनेस इन दिनों काफी फल फूल रहा है। जहां अच्छे मुनाफे को देखते हुए कई लोग इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं या फिर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। दरअसल बिहार सरकार मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए समिति के विकास योजना के तहत 3000 क्षमता की ब्रायलर मुर्गी फार्म पर अनुदान दे रही है। जल लाभुकों का चयन
स्वालागत और फिर प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हुए पहले आओ पहले पाव के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। जहां समेकित विकास योजना के अंतर्गत बनाए लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की योजना के तहत 3000 क्षमता की ब्रायलर मुर्गी फार्म और फिर पूर्व विज्ञापति लेयर फार्म की योजना वर्ष में रह गए व्यक्ति के इस अनुसूचित जाति वालों से जनजाति के लाभुकों को 50% और फिर सामान्य जाति के लाभुकों को 30% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। विज्ञापन प्रकाशन के बाद ऑनलाइन लिंक खुलने की 21 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, देश के गन्ना किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सत्र 2024-25 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। जब पहले प्रति क्विंटल गन्ने खरीद का मूल्य 315 रुपये था, अब ये बढ़ा करके 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को ये फैसला लिया है। जब केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे गन्ने की ऐतिहासिक कीमत बताया और फिर कहा कि ये सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से करीब 8% का लागत से 160% ज़्यादा है। जब नई एफआरपी 10 फरवरी से लागू होगी, इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी। जब केंद्र सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों और फिर चीनी क्षेत्र से जुड़े हुए लाखों अन्य लोगों को फायदा होगा। ये निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी की गारंटी को पूरा करने में सहायक भी होगा। दोस्तों, अगर आप भी उम्र भर फिट रहना चाहते हैं तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसको खाने के बाद आप उम्र भर फिट रह सकते हैं। आपको बता दूं कि अदरक औषधीय गुणों में से भरपूर है। जब पहले के समय में इसका प्रयोग कई बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता था। ये कई पोषक तत्वों और फिर गुणों जैसे आयरन, जिंक, फास्फोरस, विटामिन सी और फिर कॉपर आदि से भी भरपूर होते हैं। इसका सेवन आपके शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप इसका रोजाना सेवन करते तो आपको कई फायदे मिल सकेंगे। जहाँ अदरक में सूजन रोधी गुण होते हैं, जहाँ ये आपके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने से रोकने में मदद करता है। जब खाली पेट अदरक का पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से राहत मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा यह आपके दिल को भी स्वस्थ रखता है। जब रोजाना खाली पेट अदरक का पानी पीने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और फिर इसके सेवन से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। जब आपको बता दूं कि खाली पेट अदरक के पानी का सेवन करने से आपका शरीर भी डिटॉक्स हो जाता है। इसके मदद से आपके शरीर में मौजूद हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यह आपकी त्वचा को साफ करने में भी मदद करता है और चेहरे पर दाग धब्बे भी कम करता है। अगर आप रोजाना खाली पेट अदरक का पानी पीते हैं तो फिर इससे आपका पाचन मजबूत होता है और फिर पाचन संबंधित कई समस्याओं से भरपूर राहत मिलती है। जहाँ सूजन रोधी गुणों से भरपूर अदरक सूजन के इलाज में भी प्रभावी हो सकता है, जहां इसे हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में कारगर माना जाता है। दोस्तों, 2 दिन पहले किसानों पर आंसू गैस और फिर गोले लाठीचार्ज किया गया। ऐसे में अब विपक्ष ने किसान के मसले को लेकर के बिहार विधानसभा में मुद्दा उठाया। दरअसल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सदन के बाहर जम करके हंगामा किया। हंगामा कर रहे विधायकों ने कहा है कि जल्द से जल्द किसानों की मांग को सरकार पूरा करें। साथ ही विधायकों ने बिहार में भी MSP लागू करने की मांग की है। आपको बता दूं कि MSP पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर के 8 दिनों से शंभू और फिर दाता सिंह वाला बॉर्डर पर डटे किसानों ने बुधवार दिल्ली कूच का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस के गोले बरसाए और रबड़ की गोलियां भी चलाई। साथ ही दाता सिंह वाला बॉर्डर पर 2 किसानों को गोली लग गई, जिससे कि एक युवा कुछ शुभकरण की जान चली गई। अब इसको लेकर के बिहार विधानसभा में हंगामा मच गया है। बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर जब मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा नारेबाजी की जा रही है और किसानों के समर्थन में किसानों को MSP की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो बिहार में आग लगा देगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव ने कहा कि तेजस्वी आएगा तो आग लगा देगा। आपको बता दूं कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो वे आग लगा देंगे। खेसारी लाल यादव के स्टेज शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो हाल के दिनों का ही है, क्योंकि इसमें मंच से तेजस्वी यादव के न्याय
यात्रा का जिक्र हो रहा है, जहां वायरल वीडियो में खेसारी लाल यादव लोगों से बदलाव करने की अपील करते हुए कह रहे हैं कि जहां जहां बदलाव हुआ है वह विकास हुआ है, इसलिए हर 5 साल में बदलाव कीजिए। नेताओं के अंदर अगर डर हो जाएगा तो फिर वे सोचेंगे कि अगर काम नहीं करेंगे तो फिर बदल देगा। जहाँ खेसारी लाल यादव वीडियो में कह रहे हैं कि अपनी जात का नेता भी हो, अगर काम नहीं करता है तो फिर उसे भी बदल दीजिए। जात पेट से नहीं भरता, आप कमाते हैं तब आपके बच्चे का पेट भरता है, जो अच्छा है उसे लाइए। जहाँ तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो काम किया है वह अच्छा है ना। जहाँ अगर तेजस्वी जी अच्छा काम नहीं करें तो फिर उनको भी बदल दीजिए, लेकिन हमें अपने बड़े भाई पर विश्वास है, वह आएगा तो आग लगा देगा। खेसारी लाल यादव यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो जमकर के विकास करेंगे, आग लगा देगा, इसका मतलब यह है कि जमकर विकास करेंगे। वायरल वीडियो में खेसारी लाल यादव राजनीति में आने के भी संकेत दे रहे हैं। दरअसल स्टेज शो के दौरान लालू के बिना चालू ई बिहार ना हुई गाना गाने के बाद वे एक लंबा चौड़ा भाषण दिए, जहां भाषण में खेसारी लाल यादव ने कहा कि आप लोग सोच समझ के अपना मत दें, या नहीं तो फिर विरोधी विजय रथ रोक देगा। दोस्तों इन दिनों तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। इस यात्रा को लेकर के जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी जनसभा में तेजस्वी उपलब्धियां ऐसे गिना रहे हैं जैसे मानो वे ही मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार कुछ है ही नहीं, या किसी मंत्री का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है। काम और डिसीजन में मुख्यमंत्री का योगदान होता है, उप मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक पद है ही नहीं। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया है। मांझी ने कहा कि अभी बजट सत्र चल रहा है, लेकिन नेता विरोधी दल होने के बावजूद भी जिले घूम करके यात्रा निकालना उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अनुभवहीन हैं और वे सड़कों पर घूम घूम करके घटिया राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या सच में तेजस्वी सड़कों पर घूम घूम करके घटिया राजनीति करते हैं? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है कि क्या एनडीए की सरकार बनने के बाद चिराग पासवान साथ रहेंगे या फिर अपना रास्ता एक बार फिर से अलग कर लेंगे। इसके साथ ही साथ क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। इन तमाम सवालों पर तेजस्वी यादव के विधायक और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने खुल करके जवाब दिया। सुधाकर सिंह ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि महागठबंधन और इंडिया के नेता ही बिहार के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इसका प्रमाण हमने अलग अलग अवसरों पर दिया भी है, जब हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करते हैं और फिर इसी चीज में हमारा ध्यान रखता है। वहीं चिराग पासवान की तरफ से तेजस्वी की रैली को उचित बताए जाने के मामले में राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से बहुत अधिक है, जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों से करना वे भूल गए हैं। जब पिछले विधानसभा में चिराग पासवान नीतीश कुमार से इतने नाराज थे कि उनके खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया था। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मैं चिराग पासवान से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी नाराजगी अब नीतीश कुमार के प्रति दूर हो गई है। मैं कहता हूं कि यदि वे राजद में आना चाहते हैं तो फिर मैं उनका स्वागत करूंगा। बिहार बदलने वाले किसी भी लोग का हम स्वागत करेंगे यदि वे बिहार का सोचेंगे तब, और बिहार को बदलने के लिए सोचेंगे तब। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप केडीबी लाइव ऐप पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर दे, ऊपर लाल बटन होगा, फॉलो करने का ऑप्शन होगा, वहां पर फॉलो कर दें। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि ये कहना है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। जब विजय कुमार चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि जो बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया नियम को फॉलो नहीं कराते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि अब के पाठक पर कार्रवाई होगी। ये कहना खुद शिक्षा मंत्री का है। इन्होंने ये बातें कही और नहीं बल्कि बिहार विधानसभा में सत्र जो चल रहा है वहीं पर कही है। जी हाँ, बिहार विधानसभा में सत्र के दौरान विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकारी नियमों का उल्लंघन करके आदेश जारी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में इसकी घोषणा करते हुए सदस्यों से कहा कि वे ऐसी गड़बड़ी की जानकारी दे, निश्चित ही उस मामले की जांच करके कार्रवाई होगी। अधिकारी कितने भी ऊंचे पद पर हो, सरकार या फिर नियम से ऊपर चलने की छूट किसी को नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार के स्कूलों के खुलने और फिर बंद होने के समय को लेकर के विधानसभा में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी हंगामा जारी रहा, जहां सरकार की घोषणा है कि स्कूलों में शिक्षक सुबह 9:45
मिनट पर आएंगे और 10:15 पर चले जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि कक्षाएं 10 से 4 बजे तक चलेगी, पर शिक्षक सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। इसको लेकर के कुछ जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से भी पत्र जारी किया गया है, जिसमें सुबह 8:30 से 9 बजे तक स्कूल के निरीक्षण करने की बात कही गई है। जब वहीं विधानसभा में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल के समय को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। यानी कि विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्कूल में शिक्षक सुबह 9:45 पर आएंगे और शाम 4:15 तक चले जाएंगे। वहीं पर अपर मुख्य सचिव के पाठक का कहना है कि नहीं, स्कूल सुबह 9 बजे शिक्षक आएंगे और 5 बजे घर जाएंगे। दोस्तों, क्या आप विश्वास करेंगे कि बिहार के एक ऐसा जिला है जहां से 40 नदियों के पानी गायब हो गए हैं। जी हां, 40 नदियों के पानी, छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी नदियों की पानी पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। अब वहां पर सूखा जमीन है। ये मामला बिहार के नालंदा जिला से निकल करके सामने आया है। बिहार के नालंदा जिले में फरवरी के महीने में ही 40 छोटी बड़ी नदियों से पानी गायब हो चुका है। अभी गर्मी आई भी नहीं है कि नदियां पूरी तरीके से सूखने लगी है। नालंदा का औसतन जलस्तर करीब 44.4 फीट के करीब है। अभी से ही ये लेवल काफी नीचे चला गया है। 4 दर्जन से अधिक गांव में पानी का औसतन जलस्तर 50 फीट से भी नीचे जा चुका है। जब पिछले साल मानसून का साथ नहीं मिलने के कारण नालंदा की 40 छोटी बड़ी नदियों में से मात्र 6 नदियों में ही पानी पहुंच सका था। जब नालंदा की अधिकांश नदियां बरसाती है, ऐसे में मानसून की दगाबाजी ने जलस्तर को और भी नीचे खिसका दिया है। इस बार बरसात में कई नदियों में पानी आया था, जहां गिरते जलस्तर को देखते हुए नालंदा के 2 प्रमुख नदियों को डेंजर जोन घोषित कर दिया था। यहाँ सभी 18 पंचायत तो वहीं पावरफुल के 6 पंचायत का जलस्तर नीचे चला गया था। इन दोनों प्रखंडों में सरकारी स्तर पर नलकूप लगाने पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों, बिहार के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार के लाल आकाशदीप का बड़ा ही धमाकेदार डेब्यू हुआ है। जी आपको बता दूं कि एक पारी में 2 बार करौली को बोल्ड किया है। आपको बता दूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेला जा रहा चौथे टेस्ट में 27 वर्षीय आकाशदीप को अपना टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। उनके डेब्यू की खास बात यह रही कि बिहार के लाल को अपने ही राज्य में ये सुनहरा अवसर मिला है, जिसका वे लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। आकाश को तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया है। चौथे टेस्ट के लिए बुमराह को आराम दिया गया है। शुक्रवार को रांची में चौथे टेस्ट के लिए चुने जाने के बाद तेज गेंदबाज आकाशदीप इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बल्लेबाज रजत पाटीदार और फिर सरफराज खान और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल पहले से ही इस सीरीज में अपना डेब्यू कर चुके हैं। अब इसी को लेकर के बिहार के आकाशदीप भी डेब्यू कर चुके हैं। तेज गेंदबाज आकाशदीप ने अपने डेब्यू टेस्ट में जैक करौली को बोल्ड किया है, जहां उस वक्त करौली 15 गेंदों पर 4 रन बना करके बैटिंग कर रहे थे। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे केडीवी लाइव ऐप पर पहली बार आए हैं तो इस पेज को फॉलो कर दे, ऊपर लाल कलर का बटन होगा। अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो कर दीजिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बिहार में स्कूल की टाइमिंग को लेकर के बवाल मचा हुआ है। जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं 10 बजे स्कूल होनी चाहिए, तो वहीं पर अपर मुख्य सचिव के पाठक कह रहे हैं कि नहीं स्कूल 9 बजे से होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच तकरार इस कदर बढ़ गई है कि शिक्षक बेबस हो गए हैं। अब शिक्षक को समझ में नहीं आ रहा है कि 9 बजे आए कि 10 बजे। कई शिक्षक 10 बजे स्कूल जा रहे हैं तो कई शिक्षक 9 बजे। वहीं पर जो शिक्षक 10 बजे स्कूल जा रहे हैं उस पर अब एक्शन शुरू हो गया है। जैसे सीएम नीतीश कुमार के आदेश का भी दरकिनार किया जा रहा है। सुबह 9 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर शिक्षकों के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया गया है और साथ वेतन कटौती की कार्रवाई की गई है। जब बिहार शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक के आदेश पर भोजपुर डीओ ने बड़ी कार्रवाई की है। सुबह 9:05 तक स्कूल बंद रहने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया। बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय कोइलवर की एनएच समेत सभी शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। यह सभी शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटा गया है 9 बजे के बाद पहुंचने पर। जी हां, यह बिहार विधानसभा में बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल चालू रखने का आदेश दिया था, लेकिन अब 9 से लेट होते ही निरक्षी पदाधिकारी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि के पाठक का आदेश है कि स्कूल 10 बजे से नहीं 9 बजे से, यानी कि सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि स्कूल 10 बजे से होगा। वहीं पर के पाठक कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का बात मानवे नहीं करेंगे, जहां स्कूल 9 बजे से होनी चाहिए। यह कहना है के पाठक का। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि के पाठक नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहे हैं।
दोस्तों लालू के लाल तेजस्वी यादव जन यात्रा विश्वास पर निकले हुए हैं। कल भोजपुर पहुंचे। भोजपुर में इस दौरान इस कदर भीड़ हुई, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लोग इस कदर जमा हो गए कि वहां पर लड़ाई मार शुरू हो गई। इस दौरान तेजस्वी का भाषण सुनने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और मची भगदड़ में कुर्सियां तक तोड़ डाली गई। विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के पहुंचते ही भीड़ अनियंत्रित हो गई थी। सुरक्षा को देखते हुए डी एरिया बनाया गया था, लेकिन वे ध्वस्त हो गया और भीड़ मंच तक पहुंच गई। भीड़ को लेकर के तेजस्वी यादव मंच से लोगों को सावधान करने की अपील करते रहे। दोस्तों 9 महीने से कोई नकली दारोगा बनकर के चौराहे पर खड़े होकर के अवैध वसूली करते हो और इसकी भनक पुलिस तक भी ना हो तो फिर आप क्या कहेंगे। लेकिन ये हकीकत है, बिहार के दरभंगा में एक नकली पुलिस वाले को गिरफ्तार किया गया है जो 9 महीने तक चौराहों पर अवैध रूप से वसूली करता रहा, लेकिन किसी को भी नहीं पता है कि ये नकली पुलिस वाले हैं। जी बिहार के दरभंगा से पुलिस ने एक नकली सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी करते समय रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी इंस्पेक्टर यात्रियों से वसूली करता हुआ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही यातायात थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को चादर से ढक लिया और आरोपी नकली सब इंस्पेक्टर पर नजर रखने लगे। आरोपी नकली सब इंस्पेक्टर ने वाहन चालकों से रुपए लेने शुरू किए। कुछ देर बाद उसे रंगे हाथ थाना प्रभारी गौरव कुमार की टीम ने पकड़ लिया। आरोपी की पहचान अशोक कुमार शाह दरभंगा जिले के मनीगाची थाने इलाके के जगदीशपुर गांव के रहने वाले के तौर पर हुई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उसने कई बार दारोगा की परीक्षा दी पर सफल नहीं हो पाया। इसके बाद उसने नकली वर्दी खरीदी और नकली सब इंस्पेक्टर बनकर के दरभंगा के अलग अलग चौराहों पर ड्यूटी करने लगा। यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से अवैध वसूली करके अपने घर लौट जाता था। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि आरोपी पिछले 9 महीने से ऐसी हरकत कर रहा था, पर किसी को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी पीने से कई छात्र बीमार हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला शिल्पकला भवन परीक्षा केंद्र पर उस समय बुधवार को अफरा तफरी मच गई जब मैट्रिक की छात्राएं बेहोश होने लगी। दरअसल पानी पीने के बाद ये छात्राएं बीमार हो गई। लगभग 1.5 दर्जन छात्राएं पेट दर्द की शिकायत करने लगी तो फिर उन्हें स्थानीय सदर अस्पताल और फिर SKMCH में भर्ती कराया गया। छात्राओं की हालात जानने अस्पताल पहुंचे SDO पूर्वी अमित कुमार ने इस मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB द्वारा मैट्रिक की परीक्षा ली जा रही है। इसी बीच परीक्षा देते हुए छात्रा पानी पीने चली गई। पानी पीने के बाद पेट दर्द की शिकायत करने लगी। इसमें से 3 बेहोश हो गई। अन्य छात्राएं बेचैनी और घबराहट की शिकार हो गई है। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी माई का ही पार्टी नहीं है बल्कि माई और बाप दोनों का पार्टी है। आरजेडी माई बाप का पार्टी है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। अब इसी को लेकर के जवाब देते हुए बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि आरजेडी सिर्फ माई बाप का ही पार्टी नहीं है बल्कि ससुराल का भी पार्टी है। उन्होंने ससुराल का पूरा मतलब समझाते हुए कहा कि 100 से साधु, सु से सुभाष, रौ से राबड़ी और लौ से लालू। जब फुल फॉर्म बताते हुए उन्होंने कहा कि 100 से संजय, सु से सुनील राय, रॉ से राजश्री और लो से लफुअन। आनंद मोहन गुरुवार को शाम समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के राजपुर पस्तिया में आयोजित पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज भी राजद ससुराल की ही पार्टी है। दरअसल बात यह है कि सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने जनविश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि राजद माई की पार्टी है, MY की पार्टी है, लेकिन आज उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी राजद न सिर्फ MY की पार्टी है बल्कि ये बाप की भी पार्टी है। अब आपको इसका मतलब समझाना होगा। यहाँ B का मतलब होता है बहुजन, A का मतलब है अगरा, फिर A का मतलब है आधी आबादी, P का मतलब है पुअर या फिर गरीब की पार्टी। नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं और उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कल सिवान पहुंचे थे। जब सिवान में जन विश्वास यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब बूढ़ा हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनसे अब बिहार नहीं संभलने वाला है। हम लोगों ने कलम बांटने का काम किया है और भाजपा के लोगों ने तलवार बांटने का काम किया है, यह कहना है तेजस्वी यादव का।
साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भाजपा पर वार करते हुए कहा है कि भाजपा वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी हो गया है। सभी पार्टी के कूड़ा नेताओं को भी बीजेपी अपनी पार्टी में ले रही है। जब माँ बाप और गुरु सब मेरी जनता है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि पटना में 3 मार्च को सभी आइए, या फिर उन सब का पतन हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद पहले एमवाई की पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब राजद एमवाई इसके साथ साथ बाप की भी पार्टी है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार इस ऐप में आए तो आप हमें इस पेज को फॉलो कर दे, बिहार न्यूज़ पेज को फॉलो कर दे। अगर आप बिहार न्यूज़ पेज को फॉलो कर देंगे तो आपको बिहार से जुड़ी हुई तमाम तर खबरें देखने को मिलेगी। ऊपर देखिए, आप लाल कलर का बटन होगा, क्लिक करेंगे फॉलो करेंगे, क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। साथ ही साथ आज आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है। जब पिछले दिनों जब बिहार में जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा तो फिर लालू की लाडली ने अपने बयानों से हमला बोल दिया। उसके साथ रहना बेकार है, जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती है। जब पिछले दिनों जब बिहार में जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा तो फिर लालू की लाडली ने अपने बयानों से हमला किया था। अब रोहिणी आचार्य का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने एक्स पोस्ट करके लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि जिसकी गाड़ी हमेशा जुगाड़ पर चलती है, जिसके टायर अक्सर रेस में पंक्चर हो जाते हैं और जिसे पहला पायदान कभी नसीब नहीं हुआ है, जिसकी मजबूरी है 30 पायदान पर खड़े रहना, उसे रेस के अगुआ को एक भी सीट नहीं मिलेगा। ये कहते हुए देख करके जोरदार हंसी आती है। रोहिणी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा है कि अरे जनाब, दम है तो अकेले और फिर अपने दम पर किस्मत आजमा करके देख लीजिए कौन कितने पानी में है। इसके साथ साथ अपनी असली औकात का भी पता चल जाएगा। दरअसल रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट नीतीश कुमार के उस बयान के बाद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि आम लोगों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वे बुधवार को विधानसभा में बोल रहे थे, तब आरजेडी विधायक मुकेश रोशन समेत कई नेताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। उन्होंने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोगों को एक भी सीट नहीं मिलेगी, ये बात जान लीजिए। दोस्तों, बिहार में आज एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। जहां राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश भागों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इस बारिश के चलते ठंड एक बार फिर से दस्तक देगी। आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्वी भागों के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के 1 या फिर 2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। वहीं इसके बाद बिहार में बर्फीली पछुआ हवा के प्रवेश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने के साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। जहां कल पटना और फिर आसपास के इलाकों में बादलों के बीच रिमझिम फुहार ने सुबह में ठंड का एहसास कराया तो फिर दोपहर में सूर्य देव के दर्शन से राहत मिली। हालांकि शाम में तापमान गिरने से ठंड फिर से बढ़ गई। जब ठंड का प्रभाव फरवरी तक बना रहेगा, ऐसे में गर्म कपड़ों का प्रयोग जरूरी होगा। दोस्तों, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ेगी? इसको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं। सिर्फ एक पक्ष की तरफ से हाँ कहना बाकी है। एक पक्ष की तरफ से पूरी तरीके से ओके हो गया है और दूसरे पक्ष सिर्फ हाँ कहना बाकी है। उसके बाद तो फिर AIMIM से हिना साहब सिवान में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बता दूं कि बिहार में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने यह संकेत दिया है कि पूर्व राजद सांसद की पत्नी हिना साहब अगर मांग करें तो उन्हें लोकसभा चुनाव में सिवान से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यानी कि अख्तरुल ईमान का साफ साफ कहना है कि मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अगर MIM से चुनाव लड़ना चाहती है तो कोई ऐतराज नहीं है, उन्हें टिकट जरूर दिया जाएगा। और इधर से फाइनल मान लीजिए, इधर तो फाइनल है, सिर्फ उधर से हाँ होना बाकी है। अगर उधर से जवाब में यस आ जाता है तो फिर ये मान के चलिए कि हिना साहब AIMIM की टिकट से सिवान लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। आपको बता दूं कि गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान अख्तरुल ईमान ने कहा कि पहले उधर से टिकट के लिए पहल तो हो। उन्होंने कहा कि कभी राजद की सरकार मोहम्मद शहाबुद्दीन की मदद से बनी थी, लेकिन निधन के बाद राजद के किसी भी नेता ने उनकी कब्र पर जाना भी उचित नहीं समझा। साथ ही साथ अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमारी पार्टी हर उस आदमी को आमंत्रित करती है
जिनमें अन्याय से लड़ने की क्षमता है, जन न्याय के शासन की स्थापना में रुचि है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद या फिर नीतीश का शासन या न्याय का राज स्थापित करने में विफल रहा है, जब समाज के गरीब, अति पिछड़े और फिर अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिला है। साथ ही साथ अख्तरुल इमान ने कहा है कि दलितों की राजनीति करने वाले नेता ये मांग क्यों नहीं उठाते हैं कि आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी नहीं है। यही हाल मुसलमानों का है। बिहार में 20,50,000 सरकारी नौकरियां हैं। दलितों और मुसलमानों को आबादी के अनुरूप भागीदारी के लिए विशेष अभियान चलाने की जरूरत है, क्योंकि दलितों और मुसलमानों को उनकी भागीदारी के हिसाब से उन्हें न सरकारी नौकरी मिल रही है, न ही किसी बड़े पद मिल रहे हैं। अख्तरुल ईमान का साफ साफ कहना है कि दलितों और मुसलमानों को बिहार में भी ठगा जा रहा है और देश के हर एक स्टेट में ठगा जा रहा है, क्योंकि शीर्ष गद्दी पर दलित नहीं बैठे हुए हैं, जब दूसरे जाति के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए ना तो वो मुसलमान को कुछ समझते हैं और ना ही दलित को कुछ समझते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अख्तरुल ईमान ये ऐलान कर चुके हैं कि वे किशनगंज लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। जहां सिर्फ अख्तरुल ईमान ही नहीं ऐलान किए हैं, बल्कि हाल ही में आए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी भरे मंच से कह दिया है कि अख्तरुल ईमान इस बार किशनगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अख्तरुल ईमान का तो टिकट फाइनल है किशनगंज से। लेकिन साथ ही साथ एक बात और निकल करके सामने आई है कि सिर्फ किशनगंज में ही, बिहार में सिर्फ किशनगंज में ही चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, बल्कि 4 वो ऐसी सीट है जहां से AIMIM अपना उम्मीदवार उतार सकती है, किस्मत का ताला खोलने की कोशिश करेगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, अभी वक्त है, वक्त का इंतजार करना बहुत जरूरी है। वक्त ही बताएगी कि आखिर AIMIM एक्चुअली में कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। और यहाँ पर जो हिना साहब की बात आती है, अगर हिना साहब AIMIM की टिकट से चुनाव लड़ती है तो ये RJD को बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि शहाबुद्दीन RJD के पिलर माने जाते थे और अभी भी सीवान में काफी लोग हिना साहब के समर्थन में हैं। अगर हिना साहब RJD को छोड़ करके AIMIM की तरफ आ जाते हैं तो फिर वो भी वोटर AIMIM को ही वोट देंगे।